हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 यानी जो हमारा थर्ड है। इसमें हम चर्चा करेंगे आज 20 क्वेश्चंस की चर्चा। इससे पहले की हमने 2 वीडियोस में चर्चा की थी 20 क्वेश्चंस की। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस को देख लें, फिर सीक्वेंस वाइज ये प्रैक्टिस आप करते रहें। ये प्रैक्टिस बेसिकली यूपी पीजीटी, टीजीटी जो कैंडिडेट ज्योग्राफी के हैं या ठीक है उनके लिए ये वीडियोस बेसिक महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियोस का। आज का 41 क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। जी हाँ, आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 41 क्वेश्चंस। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो है जलवायु। जी हाँ, जलवायु। ठीक है, जलवायु के आधार पर ही जनसंख्या के वितरण पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछ रहा है। वैसे तो मिट्टी भी होती है, प्राकृतिक वनस्पति भी होती है, स्थलाकृतियाँ भी होती हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है, इसलिए क्या है, क्लाइमेट। चूँकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है जनसंख्या वितरण के निवास को लेकर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, ठोस पदार्थों के अभाव में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठोस पदार्थों के अभाव में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं हो सकती। अगर ठोस पदार्थ ना रहे तो क्या नहीं हो सकता, ये पूछा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ठोस पदार्थ नहीं रहेंगे तो संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण के बाद जो धूल कण होते हैं ना, उन पे ही जाके धीरे धीरे संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो अगर ठोस पदार्थ नहीं रहेंगे तो संघनन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। यह चीज़ें आप याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, थॉर्नथवेट ने वर्षण प्रभाविता के आर्द्र क्षेत्रों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा समझाया। उनके द्वारा प्रयुक्त अक्षर तथा उनके अर्थ से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। कौन सा अक्षर नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं इसे। तो जो है आर वर्षण पर्यंत बिल्कुल सही है। यस, वसंत ऋतु में वर्षा की कमी, ये ऑप्शंस गलत है। यहाँ पर सही ऑप्शंस जो हमारा गलत है वो गलत जोड़ा है यस, यानी ऑप्शंस 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की चर्चा करेंगे। सौरिक ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो याद रखें इसे। सौरिक ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो ये होता है 51% भाग जो है प्राप्त होता है पृथ्वी को। ठीक है, बाद में पुनः भी इसमें से एल्बिडो निकलती रहती है, जिसके पृथ्वी का औसत एल्बिडो कई बार पूछा गया है। तो 35 होता है पृथ्वी का औसत एल्बिडो, यानी पृथ्वी पर जितनी मात्रा में ऊर्जा आती है उसका 35% क्या करती है, उच्छ्वास के रूप में पृथ्वी बाहर कर देती है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। सहारा एवं अरब के मरुस्थलीय भागों में बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनें कहलाती हैं। देखिए, सहारा एवं अरब मरुस्थलीय भाग में पूछा जा रहा है, बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं सिमोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमोम। सहारा और अरब मरुस्थल की बात करें तो सहारा जैसे कि अभी अफ्रीका में है, ठीक है, सहारा अफ्रीका में है। वहीं अरब मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो अरब जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो आपके ईरान इराक क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो मध्य अमेरिका के प्रशांत तट पर ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली मानसून प्रकार की हवाएं क्या कहलाती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहलाती हैं टेम्पोरल
क्या कहलाती हैं? ग्रीष्म काल में चलने वाली दक्षिण पश्चिम मध्य अमेरिका की बात कर रहा। अगर वहीं उत्तरी अमेरिका लिखा होता तो उत्तरी अमेरिका में चिनूक चलती हैं, जबकि मध्य अमेरिका में बात करें तो मध्य अमेरिका में टेम्पोरल चलती हैं। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है सूर्य के धरातल का तापमान है। सूर्य के धरातल का तापमान पूछा जा रहा है, तो सूर्य के धरातल का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है अर्जेंटीना के पैम्पास क्षेत्र में यूरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं पेम्पोरो। क्या कहलाती हैं? पेम्पोरो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस, निष्क्रिय अक्रिय दो। ठीक है, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस इसी को कहते हैं जिसमें क्रिया ना हो। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसे हम कहेंगे ऑर्गन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि नदियों के मार्ग परिवर्तन से बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? नदियों के मार्ग परिवर्तन से जब आकृति बनती है तो वहाँ निर्माण होता है गोखुर झील का, यानी 50 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का होता है, तो ये होता है नील नदी का क्वेश्चन जो है धनुषाकार। किसके आकार का? नील नदी का डेल्टा धनुषाकार डेल्टा है। ठीक है, अब इसके बाद को नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 जलप्रपात नदी किस अवस्था में बनाती है? तो जलप्रपात नदी किस अवस्था में बनाती है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ये बनाती है युवा अवस्था में। वृद्धावस्था में नदी क्या बनाएगी? डेल्टा का निर्माण करती है, तटबंध भी बनाती है। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से हिमानी निर्मित झील नहीं है। हिमानी निर्मित झील नहीं है, कौन सी नदी झील है जो हिमानी निर्मित नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है, राजस्थान, नैनीताल, डिडवाना, भीमताल। तो यहाँ पर हिमानी निर्मित झील नहीं है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। तो यहाँ पर जो डीडवाना झील है वो क्या है? डीडवाना झील जो है वो हिमानी निर्मित झील नहीं है। डीडवाना झील राजस्थान में है, याद रखें इस चीज को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 एस्कर क्या है? तो एस्कर क्या है? हिमानी निक्षेप द्वारा निर्मित लंबी एवं पतली श्रेणियां, कम ऊंची बिखरी पहाड़ियां, लावा द्वारा निर्मित पतली श्रेणियां, मरुस्थल द्वारा। यहाँ पर जो सही ऑप्शन हमारा होगा ए, हिमानी निक्षेप द्वारा निर्मित लंबी पतली श्रेणियों को हम एस्कर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 सर्ग क्या है? देखिए सर्ग क्या है? सर्ग भी हिमानी अपर्दन, अभी हमने निक्षेप का देखा था। सर्ग हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित विशाल चौड़े एवं लंबे गड्ढे होते हैं। ठीक है, सर्ग की आकृति कुछ इस तरह से होती है। ये कोई पहाड़ी है और यहाँ से कोई हिमखंड टूटेगा तो धीरे धीरे करके इस तरीके से आराम कुर्सी की तरह से आकृति बन जाती है, इसी को हम सर्ग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं। तो जलोढ़ पंख कैसे निर्मित होते हैं ये बताना है। निर्मित होते हैं कहाँ? समुद्र तटों पर होते हैं, नदियों के किनारों पर होते हैं, कि पीडमोंट क्षेत्र में होते हैं या डेल्टाई क्षेत्र में होते हैं? तो ये जो होते हैं ये होते हैं पीडमोंट क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 57 हिमानी अपर्दन द्वारा बनने वाली घाटी। हिमानी अपर्दन द्वारा बनने वाली घाटी कौन सी होती है? भ्रंश घाटी होती है, अंध घाटी होती है, लटकती घाटी होती है, वी आकार की घाटी होती है। देखिए एक एक करके देखते हैं इस चीज को। हिमानी अपर्दन से बनती है लटकती घाटी,
क्या बनता है, लटकती घाटी बनती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होता है। वी आकार की घाटी नदियों द्वारा बनती है, किसके द्वारा, नदियों द्वारा बनती है। भ्रंश घाटी आप जानते होंगे भ्रंश प्रक्रिया के कारण बनती है। अंध घाटी जो बनती है भूमिगत जल के कारण अंध घाटी का निर्माण होता है। तो इस तरह से इस ऑप्शन से हमारे 4 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, गिरि श्रृंगों का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो गिरि श्रृंगों का निर्माण जो होता है वो होता है हिमानी द्वारा, और गिरि श्रृंगों का निर्माण हिमानी अपर्दन प्रक्रिया द्वारा होता है। जैसे सर्ग का विकास धीरे धीरे होता रहता है और ये पीछे धीरे धीरे पहाड़ी हटती रहती है, तो एक अवस्था आती है कि इसकी दोनों नोकें एक जैसे मिल जाती हैं और दूर से देखने पर ये गिरि श्रृंग गाय के सींग जैसे दिखाई देते हैं। तो इस आकृति को ही हम कहते हैं गिरि श्रृंग, और इसका निर्माण जो होता है वो अपर्दन प्रक्रिया से होता है। याद रखें इस चीज को, क्या होता है, अपर्दन प्रक्रिया से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। तो हिमनद के प्रकारों में जो सम्मिलित नहीं है वो है, देखिए तटी घाटी हिमानी है, तटीय हिमानी है, पर्वतपदीय हिमानी है, हिम श्रेणियां होती हैं। इनमें से पूछ रहा है कौन हिमनद के प्रकारों में नहीं है। तो हिमनद के जो प्रकारों में नहीं है वो होती है तटीय हिमानी, हिमनद के प्रकारों के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, इसके बाद आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 60, भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन फैले हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन फैले हैं। तो ये जो फैले हैं वो है 19.5% भाग पर वन फैले पाए जाते हैं। इसके बाद आज की वीडियोस में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक वीडियोस शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।